नमस्कार साथियों, आज का यह क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे दोस्तों, क्योंकि हम आज पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद हिस्ट्री का करवा रहे हैं दोस्तों। क्योंकि यह क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जाते हैं कम से कम 20 मार्क के दोस्तों। तो हम लाए हैं आपके बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए पर्पज़ से लाए हैं दोस्तों। उसी पर्पज़ से हम लोग आज हर एक प्रश्न को हल करेंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे दोस्तों। और 2 मार्क में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 5 मार्क में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। और एक क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं 6 मार्क में पूछे जाते हैं, वह कैसे पूछे जाते हैं दोस्तों, सभी को हल करेंगे दोस्तों। और 2027 में जो भी स्टूडेंट एग्जाम देंगे, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई प्रकार का वीडियो नहीं देखना है दोस्तों, और कोई भी प्रकार का क्लास तलाश नहीं खरीदना है और कहीं नहीं पढ़ना है। सिर्फ इस वीडियो को देख करके आपको नोट्स बना लेना है दोस्तों, ठीक ना। तो आप लोग अभी तक कॉपी कलम लेकर के नहीं बैठे हैं तो कृपया करके बैठ जाएं, और वीडियो स्टार्ट होने वाला है दोस्तों 10 मिनट के बाद। तो आप लोग को हम यही सूचना दे रहे हैं दोस्तों क्योंकि इससे पहले भी जितने भी स्टूडेंट यहाँ से पढ़ के गए थे दोस्तों, 450 नंबर आ गए हैं क्लास 10th के लिए। तो ठीक ना, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और जो है करते होंगे दोस्तों, ठीक ना। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम यूरोप में राष्ट्रवाद जो हम पढ़ाएंगे दोस्तों, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है चैप्टर 9 में हिस्ट्री में यूरोप में राष्ट्रवाद होता है दोस्तों। क्योंकि यहाँ से हर एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट ही रहता है दोस्तों। अभी 2011 से लेकर के 2026 तक का देखिए यूरोप में राष्ट्रवाद कितना बार पूछा गया दोस्तों। 15-16 ऐसे नंबर बटोरते हैं यहाँ से, ठीक ना स्टूडेंट सब। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आओ अब पहला हम देखेंगे यूरोप क्या करा है दोस्तों, ठीक ना। यूरोप क्या करा है, आप देखिए यूरोप क्या करा है। यूरोप एक महादेश है। यहाँ पे आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको पूछेगा यूरोप क्या है। तो यूरोप एक महादेश है दोस्तों। कौन है? महादेश है यूरोप। क्या है? एक महादेश है। उसके बाद क्या आ रहा है, यूरोप महादेश में इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, पर्सा, रूस, ब्रिटेन, यूनान, पोलैंड, बोहेमिया आदि देश आते हैं। यूरोप में कौन कौन देश आते हैं? इटली आते हैं दोस्तों, इटली आते हैं, जर्मनी आते हैं, ऑस्ट्रेलिया आते हैं, पर्सा आते हैं, रूस आते हैं, ब्रिटेन आते हैं, यूनान आते हैं, पोलैंड आते हैं, बोहेमिया आते हैं, आदि देश आते हैं इटली में दोस्तों, यूरोप में आते हैं दोस्तों, ठीक ना। तो आप लोगों को यह जो पूछेगा इसमें से कोई भी एक देश दे देगा दोस्तों, जो कि महादेश दे देगा दोस्तों। तो आपको इसको याद कर लेना है दोस्तों, ठीक ना। अभी तक आप कॉपी कलम लेकर के नहीं बैठे हैं, क्योंकि लेकर के बैठ जाए कृपया करके दोस्तों, हम यही करेंगे दोस्तों। आज हम जल्दी में हैं तो दोस्तों, तो इसलिए आप लोग भी जल्दी में रहिएगा दोस्तों, ठीक ना। क्योंकि हमको आज 2 से 3 घंटा का क्लास लेना पड़ेगा दोस्तों, ठीक ना। चलिए उसके बाद क्या कर रहा है, राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद जो होता है दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी होता है दोस्तों। राष्ट्रवाद यहाँ से 2026 में 5 मार्क का पूछे गए थे दोस्तों। यह सीधे डायरेक्ट आए थे दोस्तों 3 मार्क में और 2 मार्क में, ठीक ना। राष्ट्रवाद जो यहाँ पे देख रहे हैं फिगर के साथ हम लोग आज कंप्लीट करेंगे हर एक टॉपिक को, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव जो भी है, ठीक ना। राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं दोस्तों। राष्ट्रवाद क्या है ये आपको 2 मार्क में पूछेंगे दोस्तों। तो आपको बताना है राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं दोस्तों, ठीक ना। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक ना। उसके बाद क्या कर रहा है दोस्तों, उसके बाद जो कर रहा है, उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए क्या कर रहा है दोस्तों। उसके बाद क्या है, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों को में एकता का वाहक बनती है दोस्तों। उसे क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं दोस्तों। राष्ट्रवाद एक भौगोलिक और सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में सहायक तत्व क्या है दोस्तों। यूरोप में क्या करा है, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में सहायक तत्व कौन कौन से आए हैं उसको भी ध्यान से देखेंगे दोस्तों। पूर्ण जागरण के फलस्वरूप उत्पन्न परिस्थितियां दोस्तों। उसके बाद 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श दोस्तों, ठीक ना। नेपोलियन का सैन्य अभियान दोस्तों, ठीक ना। मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति दोस्तों। जितने भी इसको देख रहे हैं दोस्तों, ये जो है इसमें से कोई 2 को आपको लिखना है दोस्तों। इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसमें से भी आपको पूछे जाएंगे दोस्तों। 2015 से लेकर के 2018 तक में यह क्वेश्चन एक बार पूछ दिया गया है, इसलिए इसको 2027 में यह नहीं पूछे जाएंगे दोस्तों, लगता है, क्योंकि
इसको पूछ दिया गया है, क्योंकि हमको लगता है 1789 वाला यह एक ही पूछेगा दोस्तों, ठीक ना। 89 वाला ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक। चलिए 89 वाला को स्क्रीनशॉट कर लीजिए, तो ये 89 वाला को, ठीक ना। चलिए आगे चलते दोस्तों, आगे चलते हैं 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के कारण, ठीक ना। यहाँ पे आप फिगर देख लिए हैं, यहाँ पे क्रांति जो हुआ था दोस्तों 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के कारण यह है कि दोस्तों समाज 3 वर्ग में विभाजित हुआ है। समाज कितने वर्ग में विभाजित हुआ था दोस्तों? 3 वर्ग में विभाजित हुआ था समाज, ठीक ना। कितने वर्ग में समाज विभाजित हुआ था? 3 वर्ग में समाज विभाजित हुआ था दोस्तों। तथा पादरी एक समाज दोस्तों बना था। कुलीन और निम्न वर्ग, तीनों वर्ग के बीच काफी और असमानता थी दोस्तों, काफी और असमानता थी दोस्तों, भेद बहुत थी, लड़ाई सब चलते रहते थे, ठीक ना। वहाँ पे कितने भावनाएं थी, कितने वर्ग में विभाजित हुआ था? 3 वर्ग में। वहाँ पे एक बहाव की तरह लड़ाई चल रही थी दोस्तों, ठीक है ना। चलिए फिर क्या करा दोस्तों, फिर क्या करा, यहाँ पे देख सकते हैं क्या कहा। फ्रांस का राजा जो है लुई 16वां निरंकुश शासक था दोस्तों। कोई कौन था? लुई 16वां निरंकुश शासक था दोस्तों, ठीक ना। और फ्रांस के लोगों पर टैक्स का बोझ अधिक हो गया था दोस्तों। फ्रांस के लोग पर टैक्स का बोझ अधिक हो गया है दोस्तों, टैक्स पर टैक्स लगाए रहते थे वहाँ पे, ठीक ना। चलिए उसके बाद क्या कर रहा है, उसके बाद जो कर रहा है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिगर के साथ। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम दोस्तों जो हुआ था दोस्तों, लुई 16वां के राजशाही का अंत, जनतंत्र का स्थापना, यूरोप के देशों में राष्ट्रवाद का प्रसार। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से 3 नंबर में पूछे जाते हैं दोस्तों, 3 मार्क में पूछे जाते हैं, गारंटी के साथ आपको हम कर रहे हैं। 100% यहाँ से क्वेश्चन लड़ेगा दोस्तों, आप लोग को हम दवा के साथ करते हैं। चलिए अपने दोस्तों के पास अभी तक शेयर नहीं किए तो दोस्तों के पास, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको हेल्पफुल मिलेगा दोस्तों, ठीक है ना। चलिए आगे चलते दोस्तों, यहाँ पे फिर चलिए यहाँ क्या कर रहा है कि नेपोलियन युग 1804 से 1815 तक का, ठीक है ना। देखिए 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना था दोस्तों। 1804 में नेपोलियन का फ्रांस क्या बना था? सम्राट बना था दोस्तों, ठीक ना। 1804 में नेपोलियन ने नेपोलियन संहिता लागू किया था दोस्तों। क्या क्या था? नेपोलियन संहिता लागू किया था दोस्तों, ठीक ना। उसके बाद जो है 1815 में क्या किया था दोस्तों, यह इसको देखिए। 1815 में नेपोलियन वाटरलू के युद्ध में हार गए थे दोस्तों। वाटरलू के युद्ध में क्या गए थे? हार गए थे, ठीक ना। वाटरलू के युद्ध में क्या गए थे? यह हार गए थे नेपोलियन, ठीक ना। 1815 में यह नेपोलियन का युद्ध हुआ था दोस्तों, उसमें वाटरलू के युद्ध में यह हार गए थे दोस्तों, ठीक ना। चलिए फिर आगे चलते हैं तो फिर जो है क्या करा था वहाँ पे 15 की क्रांति के बाद जो 21 को जो आया था, मित्र राष्ट्रों ने नेपोलियन को कैद कर सेंट हेलेना नमक टापू पर रख दिया था दोस्तों, ठीक ना। जहाँ के 1821 में नेपोलियन का मृत्यु हो गया था दोस्तों। नेपोलियन का मृत्यु पूछेगा दोस्तों आपको, तो 1821 में हुआ था दोस्तों। क्या हुआ था? 1821 में नेपोलियन का क्या हुआ था? मृत्यु हो गया था दोस्तों। जो कि मित्र राष्ट्रों ने नेपोलियन को कैद कर सेंट हेलेना नमक टापू पर रख दिया गया था दोस्तों, जहाँ की वहाँ पे 1881 में नेपोलियन की मृत्यु हो गई थी दोस्तों। कब? 1821 में नेपोलियन की मृत्यु हो गई थी, इसको याद रखना है दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आपको यह ईस्वी सबसे बड़ा ज़्यादा होता है क्या विद्यार्थी को ईस्वी याद नहीं रहता दोस्तों। सबसे परफेक्ट बात हम यही बोलेंगे, इसमें हाँ या नहीं बताइए, तब लोग 18 ईस्वी याद रहता है कि नहीं रहता है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए फिर चलते हैं टॉपिक जो है मेन टॉपिक पे आते हैं दोस्तों। यह क्या कर रहा है? मेटरनिक युग दोस्तों, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मेटरनिक को देख लीजिए, सबसे पहले आप लोग पहचानिए मेटरनिक को, ठीक ना। इतिहास बड़ा खतरनाक है, बीती हुई कहानी को इतिहास कहते हैं दोस्तों। बीत जो गया है उसी को चलने देता है। करा मेटरनिक युग 1815 से लेकर के 1848, ठीक ना। 1848 15 से लेकर के 48 तक को आज हम निपटेंगे यहाँ पे इस टॉपिक पे, ठीक ना। सबसे पहले यूरोप की विजय शक्तियाँ, ठीक ना। नेपोलियन के पतन के बाद 1815 में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन बुलाया, ठीक ना। वियना में एक सम्मेलन बुलाया, ठीक ना। क्या बुलाया था? वियना में एक सम्मेलन बुलाया था दोस्तों, ठीक ना। उसके बाद जो है बुलाया, जिसे वियना सम्मेलन के नाम से जाना जाता है।
देखिए 1815 में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन बुलाया, जिसे हम वियना सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। तो वियना सम्मेलन के नाम से क्यों जाना जाता है दोस्तों? क्योंकि 1815 में ऑस्ट्रेलिया ने राजधानी वियना में एक सम्मेलन बुलाया, वहाँ पे एक सम्मेलन हुआ, उसी सम्मेलन को नाम दिया गया है वियना सम्मेलन। ठीक है ना दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा। 1815 में जो है वियना सम्मेलन को नाम दिया गया था दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में। ठीक है ना, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। ठीक ना, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ठीक ना, आगे चलते हैं। फिर क्या रहा कि वियना सम्मेलन की अध्यक्षता ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिक ने की थी दोस्तों। इसको तो स्क्रीनशॉट लेना महा जरूरी है दोस्तों, क्योंकि ये 1 मार्क में ही आपको पूछ दिया जाएगा दोस्तों ऑब्जेक्टिव में। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक ना, उसके बाद क्या कह रहा है, मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी शासक था दोस्तों। मेटरनिक कैसे क्रियावादी शासक था दोस्तों? प्रतिक्रियावादी शासक था दोस्तों। ठीक ना, जिसका उद्देश्य था कि गणतंत्र का विरोध करना और राजतंत्र का पुनः स्थापना करना दोस्तों। गणतंत्र का यह विरोध कर रहे थे तो और राजतंत्र का पुनः स्थापना कर रहे थे दोस्तों। ठीक है ना, इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। यहाँ तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए तो ठीक ना, स्क्रीनशॉट कर लीजिए यहाँ तक। ठीक ना, चलिए फिर आगे चलते हैं। आपका टॉपिक क्या करा है, वियना कांग्रेस के उपलब्धियाँ। चलिए वियना कांग्रेस का क्या करा, वियना कांग्रेस की उपलब्धियाँ हैं दोस्तों। कहा है कि इटली पर अपना प्रभाव, यहाँ पे देख सकते हैं फिगर के साथ, इटली पर अपना प्रभाव स्थापित कर रखने के लिए मेटरनिक ने उसे राज्यों में विभाजित कर दिए थे दोस्तों। क्या क्या दिए थे? राज्यों में, कई राज्यों में उसको विभाजित कर दिया था दोस्तों। क्या कर दिया था? विभाजित कर दिया था, कई राज्यों में इसको विभाजित कर दिया था दोस्तों। ठीक ना, उसके बाद क्या क्या था दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं। उसके बाद क्या क्या था, सिसिली और नेपल्स के प्रदेश पूर्व वंश के सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया था दोस्तों। फर्डिनेंड को क्या क्या दे दिया था दोस्तों? पूर्व वंश के सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया था दोस्तों। सिसिली और नेपल्स के प्रदेश के पूर्व वंश के सम्राट जो था दोस्तों, वो फर्डिनेंड को दे दिया था दोस्तों। ठीक ना, इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक ना, और रोम और उसके आसपास के राज्य पोप को सौंप दिया था दोस्तों। क्या कहता है? सौंप दिया गया था दोस्तों। ठीक ना, और क्या क्या था, लोबांडी और वेनेसिया पर ऑस्ट्रेलिया की प्रभुता कायम हुई थी दोस्तों। क्या हुई थी? प्रभुता कायम हुई थी दोस्तों। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए दोस्तों। ठीक ना, या यहाँ से टॉपिक पर टॉपिक पूछे जाते हैं दोस्तों, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए दोस्तों। क्या क्या ये बहुत अंदर से इसको नाने हैं हम। ठीक है ना, आपके लिए। ठीक ना, या कहीं पर भी आपको मिलेगा भी नहीं है दोस्तों। ठीक ना, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए फिर आगे चलते हैं। आपका टॉपिक क्या कर रहा है, टॉपिक नहीं है दोस्तों, यह कुछ इम्पोर्टेंट ही है। चलिए इसको भी हम हेडिंग कर लेते हैं। करा परमा और मोडना और टस्कनी के प्रांत हेब्स वर्ग राजवंश को दे दिए गए थे दोस्तों। राजवंश को क्या कहते थे? दे दिए गए थे दोस्तों। ठीक ना, और क्या करा, जेनेवा और पिडमांट के राज्यों में सम्मिलित कर दिए गए हैं दोस्तों। ठीक ना, जेनेवा और पिडमांट के राज्यों में सम्मिलित कर दिए गए हैं। ठीक ना, उसके बाद क्या रहता है, उसके बाद क्या करा है आप देखिए। कह रहा है कि जर्मनी में 39 रियासत का संघ कायम रहा, जिस पर ऑस्ट्रेलिया का अधिकार स्थापित किया गया था दोस्तों, तथा हर संभव प्रयास किया गया कि राष्ट्रीयता की भावना नहीं जगे दोस्तों। जर्मनी में 39 रियासत का संघ कायम रहा। आपको परीक्षा में पूछेगा दोस्तों, जर्मनी में कितने रियासत संघ का कायम रहा दोस्तों? तो आपको 38, 37, 35, 39 देगा दोस्तों। आपको 39 में टिक मारना है दोस्तों। ठीक ना, तो कहाँ? तो ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में पूछेगा दोस्तों। ठीक ना, राष्ट्रीय की भावना नहीं थी, जगी थी। ठीक ना, जगी थी नहीं जगी थी दोस्तों। क्या की भावना नहीं जगी थी दोस्तों। ठीक ना, चलिए फिर आगे चलते दोस्तों। चलिए दोस्तों, फिर 1830 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण समझेंगे दोस्तों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट यह टॉपिक है दोस्तों। क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, जिसको कह नहीं सकते हैं, क्योंकि मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति, ठीक ना, और चार्ल्स एक्स का निरंकुश शासक, और चार्ल्स एक्स का द्वारा जनतंत्रवादी भावना, ठीक ना, और उदारवादियों द्वारा अभिजात वर्ग व्यवस्था का विरोध दोस्तों। देखिए, अभिजात मतलब होता है कि यह वर्ग जो था अवस्था का, इसका विरोध कर रहा था समाज में मिलकर। ठीक है ना, अभिजात मतलब कि जात को उतना
फॉलो नहीं करना है दोस्तों, जितने में उतनी में रहना है दोस्तों, ठीक ना। इस सब क्या क्या था, जात तात को अलग तलग कर दिया, भेदभाव वो सब जाति पाति तोड़ा कुछ ना होता है कि कर दिया सबको, ठीक ना। इस सब पे अभी अभी जो ये स्टूडेंट पढ़ रहे हैं जाति ताति पे नहीं जाएगा, ठीक ना। चलिए फिर न्यू टॉपिक पर चलेंगे दोस्तों हम लोग, जो कि 1830 फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम समझेंगे दोस्तों, ठीक ना। जो यहाँ फिगर के साथ दिए गए हैं। चार्ल्स एक्स फ्रांस की गद्दी को त्याग कर इंग्लैंड पलायन कर दिए दोस्तों। इंग्लैंड चल गए थे दोस्तों, कहाँ चल गए थे, इंग्लैंड चल गए थे दोस्तों। ये पलायन करके चल गए थे दोस्तों, ठीक ना। और फ्रांस में बुर्बो वंश का अंत हो गया था। फ्रांस में किसका अंत हो गया था दोस्तों, बुर्बो वंश का। आपको परीक्षा में पूछेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि फ्रांस में किसका अंत हो गया था, तो ऑप्शन आपको मानना है बुर्बो वंश में टिक मारना है दोस्तों, ठीक ना। किसमें, बुर्बो वंश में टिक मारना है दोस्तों, ठीक ना। उसके बाद क्या करा है, चलिए उसके बाद क्या करा है यहाँ पे देखिए, उसके बाद क्या करा है यहाँ पे देख लीजिए, करा है अलेवेंस वंश जो है लुई फिलिप का शासक बना था दोस्तों, ठीक ना। किसका बना था दोस्तों, अलेवेंस वंश के लुई फिलिप्स का शासक बना था। किसका, लुई फिलिप्स का शासक बन गया था दोस्तों, किसका, लुई फिलिप का शासक बन गया था दोस्तों, ठीक ना। और उदारवादी एवं संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई थी दोस्तों, किसकी, राजतंत्र की स्थापना हुई थी दोस्तों, ठीक ना। और मैटरनिक व्यवस्था की चुनौती हुई थी, दोस्तों। और उसके बाद जो 1848 की क्रांति जो बची हुई दोस्तों, कारण उसका परिणाम, उसको नेक्स्ट वीडियो में उसको हम करवा देंगे, जो कि पार्ट 1 है दोस्तों। पार्ट क्या इतना है, पार्ट 1 है दोस्तों, ये पार्ट 1 है दोस्तों। अब पार्ट 2 में उसको हम ही लेंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ बचा हुआ है उसको पार्ट 2 में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों, ठीक ना। तो जय हिंद जय भारत दोस्तों, यहीं तक आपका वीडियो था ये हिस्ट्री का। चलिए।